अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 19 बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 को बेटा आज हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी आइसोमरिज्म है। जो इससे पहले हमने लेक्चर पढ़ा था वो भी आइसोमरिज्म के बारे में था। वहां पे आपने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स को पढ़ा था। आज हमने स्टीरियो आइसोमरिज्म को पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर आपने ज्योमेट्रिकल या सिस ट्रांस आइसोमर्स को पढ़ेंगे। तो बेटा ये स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स आर दी कंपाउंड, ये ऐसे मुरक्कबात होंगे हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, इंपीरिकल फार्मूला सेम होगा, सेम कनेक्टिविटी यानी सेम बॉन्ड होंगे सेंट्रल एटम एटम के साथ, इनकी कनेक्टिविटी भी क्या होगी, सेम होगी। एक खास बात यह है कि यहाँ पे 3D अरेंजमेंट होगी, यानी ये जो फार्मूलाज होंगे वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगी एटम की स्पेस के अंदर। तो इनको आपने स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे वहां पे जो अरेंजमेंट थी वो बेटा 2D अरेंजमेंट है, जहां पे आपके पास 3D अरेंजमेंट होगी। इनमें क्या फर्क होगा, हम एक कंपाउंड देखते हैं फिर हमें समझ आएगी। हमारे पास ये जो कंपाउंड आता है बेटा इसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड होगा। लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, इसे हम कहते हैं 2 हाइड्रोक्सी। ये 2 हाइड्रोक्सी होगी यानी दूसरे कार्बन के साथ OH लगा होगा और प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ये बेटा इसका हमारे पास क्या होगा, फार्मूला होगा प्रोपियोनिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड। अब आप इसको लिखोगे कैसे, तो ये बेटा आपके पास आएगा CH3 आएगा, ये आपके पास C है, यहाँ पे OH लगा दो, यहाँ पे बेटा H लगा दो और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH लगा दो, तो इसे हम कहते हैं ये 2 हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड है। ये जो फार्मूला मैंने लिखा है इसे हम कहते हैं 2D यानी 2 डायमेंशनल। देखो एक लाइन ऐसे जा रही है, ये अगर x एक्सिस है तो ये z एक्सिस है, ये 2 जो है वो मैंने क्या किया 2D फार्मूला इसका लिखा हुआ है। अब इसी फार्मूले को बेटा मैं 3D में लिखता हूँ, थोड़ा इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये CH3 लिख दूंगा यहाँ पे बेटा कार्बन आ जाएगा, यहाँ पे मैं इस तरफ ये OH लिख देता हूँ, ये H आ जाएगा और यहाँ पे बेटा मैंने क्या कर दिया, ये C डबल बॉन्ड OH लिख दिया और ये वाला जो है ये H इधर सामने कर दिया। दैट इज नोन एज ए 3D अरेंजमेंट। इसको आप क्या कहते हैं, 3D अरेंजमेंट का नाम देते हैं। अब इसके ना एक से ज्यादा आइसोमर बनेगा, इसका जो दूसरा आइसोमर होगा वो भी बिल्कुल ऐसा होगा, उसकी अरेंजमेंट भी यही होगी, ऐसे उसकी कनेक्टिविटी होगी, बस थोड़ा फर्क होगा, ये OH इधर है वो इधर चला जाएगा या ये नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। इस किस्म की जो अरेंजमेंट आ जाती है दे आर नोन एज ए स्टीरो आइसोमर्स। तो आपने बच्चों इन्हें स्टीरो आइसोमर्स कहते हैं। ये जो स्टीरो आइसोमर्स होते हैं इनको मजीद आगे 2 हिस्सों में आप तकसीम करते हैं, एक को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स और दूसरे को हम कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नाम देते हैं। आज का जो हमारी डिस्कशन है वो सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में होगी, फिर नेक्स्ट बेटा हमने ज्योमेट्रिकल या सिस ट्रांस आइसोमर्स को पढ़ेंगे। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, आपने याद रखना है कि ऑप्टिकल आमतौर पर रोशनी को या अदसे को कहते हैं। ऐसी चीजें, ऐसी सब्सटेंसेस जो बेटा रोशनी को रोटेट कर देगा उसे आपने ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये रोशनी आ रही है, ऐसे सीधी आ रही है, ये आपके पास एक ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है, जैसी रोशनी इससे टकराएगी तो ये रोशनी को या राइट की तरफ रोटेट कर देगा या लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देगा, तो ये सिर्फ रोटेट करेगा। अब तवज्जो से ये बातें एमडी कैड या एमसीक्यूज में आएंगी। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैव एबिलिटी टू रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। ये पीपीएल लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ये उसको बेटा रोटेट कर देगा। ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं दे मॉलिक्यूल्स हैविंग, इन मॉलिक्यूल का क्या होगा, सेम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, सेम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, सेम इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, सेम इनका बेटा इंपीरिकल फार्मूला होगा, सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स होंगे, ये एटम सेंट्रल एटम के साथ एक जैसे लगे होंगे, इनका आयोपिक नेम भी सेम होगा, इनका आयोपिक नेम भी बेटा क्या होगा, सेम होगा, बस इनके शुरू में जो प्रीफिक्स आपने लगानी है वो चेंज होगी। मतलब अगर ये लाइट को राइट की तरफ रोटेट कर रहा है तो इसके आगे पॉजिटिव लिखेंगे, अगर ये लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहा है तो इसके आगे बेटा नेगेटिव लिखेंगे। दे आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, आमतौर पर फिर मुख्तलिफ मॉलिक्यूल हो जाते हैं, किस वजह से, ड्यू टू डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये ऑप्टिकली लाइट को या राइट या लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहे हैं, तो इन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की वजह से हम कहते हैं कि ये जो कंपाउंड्स हैं दे आर डिफरेंट।
नंबर लास्ट आ जाता है कि इनकी जो डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ये जो एटम्स इनके अंदर होते हैं, इनकी जो स्पेस के अंदर बेटा अरेंजमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, मुख्तलिफ हो जाएगी। तो इनको आपने ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होंगे जो लाइट को रोटेट करेंगे। कैसी लाइट को रोटेट करेंगे, तो वो बेटा हम देखते हैं। आमतौर पर बेटा ये हमारे पास क्या है, ये लाइट है, ये आम लाइट है। आम लाइट क्या होती है, ये हर डायरेक्शन के अंदर जा रही होती है। ये लाइट इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, ये हर डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी। यानी ये हमारी मर्जी नहीं है कि किसी एक डायरेक्शन पे रुक जाए, ये लाइट बेटा हर डायरेक्शन में मूव करती है। फॉर एग्जांपल ये सन लाइट है या बेटा ये किसी भी बल्ब की लाइट है, तो इसने हर डायरेक्शन के अंदर मूव करने हैं। अब हमारे पास ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इस इंस्ट्रूमेंट को आप कहते हैं पोलैरीमीटर। तो ये पोलैरीमीटर के अंदर से आप इसे गुजारते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है। इसको आपने ये वाला इसके अच्छे लगे हुए हैं इंस्ट्रूमेंट है, दैट नेम इज ए पोलैरीमीटर। ये पोलैरीमीटर बेटा ये एक क्या होगा, ये आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है। अब इस पोलैरीमीटर ने क्या किया, अब इस पोलैरीमीटर ने यूं किया कि इस लाइट को एक प्लेन के अंदर ले आया है। ये जो लाइट है वो अब एक प्लेन के अंदर आ गई है। तो इस लाइट को आप कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। ये जो लाइट होगी वो कहलाते हैं बेटा प्लेन पोलराइज लाइट, के एक लाइन के अंदर आ जाना, तो इसलिए आप इसे प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। ये प्लेन पोलराइज लाइट क्यों ये एक ही डायरेक्शन के अंदर आ जाएगी, बिकॉज इट्स वेवलेंथ बिकम सिमिलर। इस सारी की जो वेवलेंथ होती है वो सेम हो जाती है, बिकॉज इट हैज ए सेम वेवलेंथ। इस सब की बेटा जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये जो लाइट है, अब कोई लाइट इसमें 400 नैनोमीटर वाली है, कोई 500 वाली है, कोई 600 वाली है, कोई 800 वाली है, लेकिन ये जो लाइट आ रही है फॉर एग्जांपल सारी की सारी लाइट की जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर है। और इस सारी लाइट की जो वेवलेंथ है फॉर एग्जांपल वो 700 नैनोमीटर है, 500 नैनोमीटर है। सारी लाइट की अगर वेवलेंथ एक जैसी हो जाए तो उस लाइट को आप कहते हैं ये जो है ये प्लेन पोलराइज लाइट होगी, या पीपीएल कहेंगे। इसकी सेम वेवलेंथ होगी। जब बेटा इसकी सेम वेवलेंथ होगी तो इसका कलर भी सेम हो जाएगा, इसका एक जैसा रंग हो जाएगा। ये आपको व्हाइट नजर आ रही होगी, ये किसी एक रंग की होगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने 3 एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये बेटा आपके पास पहला कंपाउंड होगा, ये आपके पास एक कंपाउंड है, ये सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड ए। ये सोल्यूशन आप ले रहे हैं किसका बेटा, कंपाउंड ए का। पहला पहला आपके पास एक कंपाउंड है, इसको आप कहते हैं ए, ये इसका सोल्यूशन पड़ा हुआ है। अब प्लेन पोलराइज लाइट को बेटा इस सोल्यूशन के अंदर से गुजारते हैं। तो ये आपके पास क्या है, ये वही लाइट है, यही प्लेन पोलराइज लाइट है। ये इसकी डायग्राम हमने दिखाई हुई है। जब ये इसके अंदर से बेटा ये लाइट गुजरती है तो इस सोल्यूशन जो होता है ये इस लाइट को ना तो इधर रोटेट करता है ना इधर रोटेट करता है, किसी तरफ भी ये रोटेट नहीं कर रहा। तो ऐसा कंपाउंड बेटा जो पीपीएल लाइट को ना राइट की तरफ रोटेट कर रहा है ना लेफ्ट की तरफ, तो इसे हम कहते हैं ये आपके पास ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। तो हम इसे कहेंगे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी ये लाइट को राइट लेफ्ट की तरफ रोटेट नहीं कर रहा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, ये हमारे पास जो है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन है, या पानी आपने लिया हुआ है, तो दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये लाइट को रोटेट नहीं करेगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्लोरोफॉर्म है, तो ये वाले सोल्यूशन जो है वो लाइट को रोटेट नहीं करेंगे। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया, ये सोल्यूशन ऑफ सेकंड कंपाउंड या कंपाउंड बी लेते हैं। ये बेटा आपके पास क्या होगा, ये सोल्यूशन लेते हैं, किसका सोल्यूशन लेते हैं, सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी। ये बेटा हमारे पास एक कंपाउंड होगा, इसको आपने बी कहते हैं। फिर दोबारा आपने वही वाली दोबारा बनाए, ये प्लेन पोलराइज लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट है। अब क्या होगा, ये जैसे लाइट बेटा कंपाउंड बी के अंदर से पीपीएल वाली लाइट गुजरती है, प्लेन पोलराइज लाइट गुजरती है, तो ये थोड़ा सा इसको राइट की तरफ रोटेट कर देगा। ये वाली जो डायरेक्शन होती है इसे हम राइट कहते हैं, या ये एरो जो है ये इसको राइट की तरफ ज़ाहिर कर रहा है, क्योंकि या इसे हम क्लॉकवाइज भी कहते हैं। हमारे घड़ी के अंदर ये 12 होता है, फिर ये 1 होता है, 2 ऐसे क्लॉक घूम रहा होता है। तो इसको बेटा इसने क्या किया, इसने इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। ये जो लाइट आ रही थी ये क्लॉकवाइज क्या हो गई, रोटेट हो गई। तो क्लॉकवाइज इसने इसे रोटेट कर दिया। या बच्चों इसने इसे क्या किया, राइट की तरफ इसने राइट डायरेक्शन की तरफ जो होता है
वो इसको क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। जो लाइट को, जो वो सोल्यूशन जो लाइट को बेटा राइट की तरफ रोटेट कर देते हैं, दे आर नोन एज ए डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो आप इसे कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो जो है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है राइट। डेक्स्ट्रो रोटेटरी इज आल्सो डिनोटेड बाय पॉजिटिव साइन। इसको आपने बेटा पॉजिटिव साइन के साथ जाहिर करते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट जो है वो राइट की तरफ रोटेट हो गई है। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, फिर हम एक कंपाउंड का सोल्यूशन लेते हैं। क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म के अंदर लेना होता है, तो ये सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड सी, सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड सी, ये कंपाउंड आपके पास कौन सा आएगा, ये सी कंपाउंड है। अब फिर दोबारा ऐसे ही आपने गोलदारा लगाइएगा। अब इस गोलदारे में आपने ये प्लेन पोलराइज लाइट सीधी दिखाइएगा। अब जैसे ही आपके इसके अंदर से पीपीएल लाइट गुजरती है तो ये इसको क्या करता है, थोड़ा लेफ्ट की तरफ बेटा रोटेट कर देगा, इस तरफ ये इसको रोटेट कर देगा, इस तरफ। अब क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसको आपने, ये घड़ी के 12 बजते हैं तो ये इसको ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये क्या करेगा, इसकी एंटी क्लॉक, इसने एंटी क्लॉकवाइज क्या कर दी बेटा, रोटेशन कर दिया, इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। या इसी चीज को आप कहते हैं लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर, लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर पीपीएल लाइट को इसने रोटेट कर दिया। या इसी चीज को आप कहते हैं लीवो रोटेटरी। ये जो रोटेटरी है ये लीवो रोटेटरी आ जाएगी, लीवो रोटेटरी आ जाएगी। दैट इज आल्सो डिनोटेड बाय नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब बेटा ये जो कंपाउंड ए है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये जो कंपाउंड बी है इसे आप कहते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये ऑप्टिकली क्या होगा बेटा, एक्टिव हो गया क्योंकि इसने लाइट को रोटेट कर दिया। ये जो कंपाउंड सी है ये क्या है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसने लाइट को बेटा रोटेट कर दिया। लेफ्ट राइट किसी भी तरफ ये रोटेट कर देगा तो उसे आप क्या कहेंगे, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। तो ये ऑप्टिकली बेटा एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि इसने प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देगा। जो चीज भी रोटेट कर देगा वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। अब हम देखना चाहते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिविटी किस चीज के अंदर आएगी। अगर अगर इस कंपाउंड में, फॉर एग्जांपल ये वाला आपके पास कंपाउंड है लैक्टिक एसिड, इसने लाइट को रोटेट किया है, तो ऐसी कौन सी खास बात है जिसकी वजह से ये लाइट को रोटेट कर रहा है राइट की तरफ, तो वो हम आप चीजों को देख रहे हैं, राइट या लेफ्ट की तरफ। ऑप्टिकली एक्टिविटी के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। पहली बात यह है कि वो जो कंपाउंड आपके पास होगा वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल। उस कंपाउंड की पहली खसूसियत ये होनी चाहिए कि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। नंबर 2 बेटा वो जो कंपाउंड होगा उसकी जोड़ी होगी, उसके दो दो चीजें उसकी होनी चाहिए। वो एक सिंगल नहीं होगा, वो दो होगा। क्या होगा, उनमें से एक ऑब्जेक्ट होगा, यानी एक उसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और दूसरा क्या होगा, उसका मिरर इमेज होगा। यानी आप जब आईने के अंदर देखोगे तो उसकी इमेज नजर आएगी, तो उसे आपने मिरर इमेज कहते हैं। तीसरी कंडीशन इसके अंदर क्या है कि दे हैव ए कायरल कार्बन, तो इनके पास जो कायरल कार्बन का होना वो भी जरूरी है। यानी ये 3 बातें उसकी होनी चाहिए। नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, वो 2 होने चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा उसका क्या होगा, मिरर इमेज होगा, तीसरा बेटा दे हैव ए कायरल कार्बन। क्या मतलब, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल बेटा ये सी है, इधर से ये ए के साथ जुड़ा हुआ है, इधर से बेटा ये बी के साथ जुड़ा हुआ है, ये छोटा सी के साथ जुड़ा हुआ है, ये आपके पास क्या होगा, डी है। ये 3D इसकी स्ट्रक्चर आ जाती है। अब दरमियान में हम क्या करते हैं, ये मिरर रख देते हैं, मिरर आईना रखते हैं। जब आईना रखते हैं तो इसकी जो नई स्ट्रक्चर आपके पास आएगी वो कुछ यूं होगी, ये ए आएगा, पहले पहले मुझे बेटा क्या दिखेगा, आईने में डी दिखेगा, ये छोटा सी वहीं का वहीं रहेगा, ये बी आपके पास आ जाएगा। तो ये अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो ये इसकी क्या होगी, मिरर इमेज होगी। यानी यहाँ पे डी था तो ये इधर नजर आएगा अगर आप आईने के अंदर देखना चाहते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज। व्हाट इज कायरल कार्बन, कायरल कार्बन उसे कहते हैं एक ऐसा कार्बन जो 4 मुख्तलिफ चीजों के साथ जुड़ा हुआ होगा, 4 मुख्तलिफ एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होगा, दैट इज नोन एज ए कायरल कार्बन। तो आप उसे कायरल कार्बन कहते हैं। अब कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल, इसकी समझ नहीं आई। इसकी समझ बेटा यूं आएगी, फिर मैं दोबारा इसको यूं बनाता हूं, ये वाली स्ट्रक्चर को बना लेता हूं। पहले ये ए आएगा, ये सी है,
ये बेटा डी है, ये भी सी है, ये है बी है। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्ट्रक्चर को उठा के इसके ऊपर रखता हूँ, ऐसे उठा के रखता हूँ। चलें जी, ये ए इसको उठा के जब मैं रखता हूँ तो बेटा ये पहले मेरे पास क्या आएगा, ये ए आ जाएगा, ये सी आ जाएगा। अब क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास बी आ रहा होगा, यहाँ पे बेटा सी आ रहा होगा, और यहाँ पे क्या आ रहा होगा, डी आ रहा होगा। यानी जब मैंने इस स्ट्रक्चर को इसके ऊपर रखा तो यहाँ पे डी नहीं आ रहा। अगर बिल्कुल डी इसके ऊपर आ रहा होता तो मैं इसे कहता कि ये सुपर इम्पोजेबल है। जब ये बिल्कुल उसके ऊपर फिट नहीं आ रहा तो इसे मैं कहता हूं कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, क्योंकि डी के ऊपर ये बी फिट नहीं हो रहा। अगर बिल्कुल फिट हो जाता तो ये क्या हो जाता है, सुपर इम्पोजेबल हो जाता। अब बेटा हमारे पास जो है इसने हाथ बना के दिखाए हैं। जो हाथ हमारे पास बनाए हैं, फर्ज किया उसने पहले पहले बेटा ये अंगूठा बनाया है। यहाँ पे चलें, पहला पहला जो है हमारे पास जो है ये अंगूठा बनाया हुआ है। ये बड़ी अंगूठा है, ये छोटी एक उंगली है, ये छोटी दूसरी उंगली है, ये तीसरी है, ये छोटी उंगली जिसे चीची उंगली कहते हैं, ये वो वाली है। ये मेरा हाथ बन गया। ये क्या बन गया बेटा, हाथ बन गया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक मिरर रखता हूँ, शीशा रखता हूँ। शीशा, यहाँ पे सारा कमाल शीशे का है। शीशा रखता हूँ तो मेरा हाथ क्या होगा, पहले मेरी ये छोटी चीची उंगली जिसे हम कहते हैं वो वाली उंगली नजर आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये वाला अंगूठा जो होगा वो नजर आएगा, और ये हाथ ऐसे बन जाएगा। तो ये वाला जो हाथ है वैसी शक्ल तो नहीं बनी, तो ये वाला जो बेटा ऑब्जेक्ट है ये उसकी क्या होगी, मिरर इमेज होगी। अगर मैं इस हाथ को इस हाथ के ऊपर जाके रखता हूँ, ये मेरा अंगूठा है, ये वाला मेरा क्या बेटा अंगूठा है, ये स्मॉल फिंगर है, स्मॉल। इसका क्या है, ये अंगूठा है यानी बड़ी उंगली है। अब मैं इसको इसके ऊपर जाके रखता हूं तो बिल्कुल ये उसके ऊपर फिट नहीं होगा। इसकी मिसाल कुछ ऐसी है, जैसे ये मेरा हाथ है बेटा, इस हाथ को जब मैं, ये मेरा आईना है फॉर एग्जांपल, इस हाथ को जब मैं इस हाथ को आईने में दिखाता हूँ या इधर से दिखाता हूँ तो ये वाली चीज मुझे नजर आ रही होगी, यानी ये ऑब्जेक्ट होगी, ये इसकी क्या होगी, मिरर इमेज। अब मैं इस हाथ को इस हाथ के ऊपर रखने की कोशिश करता हूँ तो ये बिल्कुल फिट नहीं आएगा। अब मेरे अंगूठे के ऊपर ये मेरी छोटी उंगली है, और इस छोटी उंगली के ऊपर मेरा ये अंगूठा है, थंबनेल है, बड़ा अंगूठा है बेटा, तो इसलिए आप इसके ऊपर ये फिट नहीं आ रहा। तो इस चीज को हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल। अगर ये फिट आ जाता तो ये सुपर इम्पोजेबल होता, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए ये तीन बातें होना जरूरी है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, वो दो होंगी, एक ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा मिरर इमेज होगा, तीसरा बेटा कायरल कार्बन का होना भी जरूरी है। अब ये जो कायरल होता है इसका मतलब होता है हैंडेड। ये जो कायरल होगा दैट इज ए ग्रीक वर्ड। ये जो वर्ल्ड बेटा आपने कायरल निकाला हुआ है इसका मतलब होता है कि आपके पास क्या होगा, हैंडेड। चलें, ये जो कायरल कायरल का लफ्ज होता है, ये जो कायरल एक्टिविटी होती है, इट इज ड्राइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। इसे ग्रीक वर्ड से, एक लातीनी जुबान से आपने निकाला हुआ है। तो लातीनी जुबान में इसको जिस चीज से आपने निकाला है वो चीरल से निकाला गया है, जिसका मतलब होता है हैंडेड। हैंडेड मतलब, हैंडेड का मतलब है दो चीजें होना, इसलिए हम कहते हैं ये जो होगा ये हैंडेडनेस होगा। हैंडेडनेस, हैंडेडनेस का मतलब होता है कि एक हाथ को बिल्कुल उसके ऊपर रख देना, ये हैंडीनेस कहलाएगा। या जैसे हमारा एक हाथ है इसकी बिल्कुल दूसरी स्ट्रक्चर होते हैं, वो भी बेटा आपके पास क्या कहलाएगी, हैंडीनेस कहलाएगी। अगर दो चीजें आपके पास हैं, जोड़ा है, एक ऑब्जेक्ट है और शीशे में जब देखते हैं तो दूसरी उसकी मिरर इमेज आती है, तो उस चीज को आपने हैंडीनेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा आपके पास शूज होते हैं, शूज को कभी आप देखें तो एक उल्टा पांव होता है और एक क्या होगा बेटा, सीधा पांव होगा। ऐसे हमारे क्या होंगे, एयर होंगे। हमारे कान जो होते हैं वो भी, उनमें भी थोड़ा सा फर्क होता है। ऐसे बेटा दस्ताने होते हैं, जो दस्ताने आप पहनते हैं वो भी हमारे पास क्या होंगे, कायरल होंगे। दो दो चीजें होती हैं। अगर आप राइट दस्ताना लेफ्ट में पहनेंगे तो फौरन पता चल जाएगा। इसी तरीके से आपने अगर जो है राइट जूता पहना हुआ है वो लेफ्ट में पहनने की कोशिश करेंगे तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि आपने गलत जूता पहन लिया है। यानी सादा जुबान में यूं समझें, जिंदा सीधा ते पुट्ठा होएगा, एक सीधा एक पुट्ठा होएगा, उसे हम कहते हैं कि वो कायरल कार्बन उनके अंदर मौजूद होगा। दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। जिनका पुट्ठा सीधा नहीं होगा वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते। अब ये हमें छोटी छोटी बातें बता रहा है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं इनकी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, सब कुछ इनका सेम होता है। सिर्फ और सिर्फ ये क्या करेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट या लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देते हैं। तो इन्हें आपने, ये सारी चीजें हमने पहले बता दी हैं, इन्हें आपने ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। अब सवाल पैदा होता है
क्या कायरल कार्बन, क्या ये जो कायरल कार्बन है ये सिर्फ कार्बन ही ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करेगा? हमारे पास इतने सारे और मुरक्कबात हैं, वो मुरक्कबात ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेंगे? नहीं बच्चों, और भी बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। तो आपने ये तीन नाम लाजमी याद कर लेने हैं। सन, SON सन है, आगे पेरेंट P, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस मुख्तलिफ कंपाउंड्स के अंदर जब मौजूद होता है, दे आर आल्सो शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। वो भी बेटा क्या शो करेगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी वो भी शो करता है। इसके बाद जो चीज हमारे पास आ जाती है उसे हम कहते हैं एनएंशियोमर्स। एनएंशियोमर्स क्या होता है? क्योंकि ये जो एंशियोमर्स होगा ये क्या होगा, ये आपने तवज्जो से आपने समझ लेना है। एनएंशियोमर्स क्या होगा, यहाँ पे इसने इसे दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। एनएंशियोमर्स क्या होते हैं? एनएंशियोमर्स वो होते हैं विच आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली क्या होंगे बेटा? एक्टिव होंगे। ऑप्टिकली एक्टिव से क्या मुराद है? इससे मुराद यह है कि ये लाइट को रोटेट करेंगे, या लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देंगे, या बेटा क्या करेंगे, जो है वो राइट की तरफ रोटेट कर देंगे। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए एनेंशियोमर्स के पास क्या होना जरूरी है? दे ऑलवेज कंटेन ए कायरल कार्बन। इनके पास कायरल कार्बन का होना जरूरी है। अब हम देखते हैं व्हाट इज कायरल कार्बन। तो आप कहते हैं एक कार्बन, ये बेटा एक ऐसा कार्बन होगा विच इज अटैच्ड, जो कि आमतौर पर अटैच्ड होगा, जुड़ा हुआ होगा विद फोर डिफरेंट एटम्स आर ग्रुप। विद फोर जो चार मुख्तलिफ के साथ क्या होगा? एटम्स के साथ, आर ग्रुप के साथ, या बेटा क्या होगा? आर ग्रुप के साथ वो अटैच हुआ होगा, ग्रुप के साथ अटैच होगा। आर ग्रुप इज कॉल्ड कायरल कार्बन। तो आपने उसे क्या नाम देना है? उसे बेटा आपने कायरल कार्बन कहते हैं, जो चार मुख्तलिफ एटम या ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा, दैट इज ए कायरल कार्बन। अब देखें, जैसे आपके पास कोई भी एक कंपाउंड है, ये आपने फॉर एग्जांपल ये मैंने एक बना लेता हूं, इसको हम कहते हैं 2 ब्रोमो। ये आपके पास आएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन ये कंपाउंड है। तो क्या ये इसके अंदर कायरल कार्बन है? हाँ जी है। ये CH3 होगा, ये बेटा आपके पास कार्बन होगा। इसके मैंने एक तरफ क्या लगा देता हूँ? H लगा देता हूँ, इधर बेटा मैं Br लगा देता हूँ। इसे हम कहते हैं 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। तो ये इसके अंदर ये जो कार्बन है ये चार मुख्तलिफ एटमों के साथ जुड़ा हुआ है, चार मुख्तलिफ ग्रुप के साथ। ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये हाइड्रोजन है, ये ब्रोमीन है। तो दैट इज ए कायरल कार्बन। ये जो कार्बन यहाँ पे मौजूद है, इस कार्बन को आप कहेंगे ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है। अगर बेटा मेरे पास 2 ब्रोमो प्रोपेन होती फिर क्या था? 2 ब्रोमो प्रोपेन। अगर आपके पास 2 ब्रोमो प्रोपेन होती फिर क्या होती है? 2 ब्रोमो प्रोपेन का बेटा ये फार्मूला होगा, CH है, यहाँ पे Br होगा, यहाँ पे फिर CH3 है। क्या ये कायरल है? तो अब आप बना के देखते हैं, ये CH3 हो जाएगा, इधर आपने H लगा दें, इधर Br लगा दें, इधर फिर CH3 लगा दें, तो आप कहेंगे दैट इज ए कायरल। इसमें कायरल कार्बन नहीं है, इसमें कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि ये चार मुख्तलिफ के साथ नहीं जुड़ा हुआ। इसमें ये दोनों ग्रुप सेम है, ऊपर भी मिथाइल है, नीचे भी क्या होगा बेटा? मिथाइल है। तो कायरल कार्बन वो होगा जो चार मुख्तलिफ ग्रुप के साथ अपने आप को अटैच कर लेगा, दैट इज नाउन एज ए कायरल कार्बन। तो जिनके अंदर कायरल कार्बन होगा वही बेटा ऑप्टिकली क्या होंगे? एक्टिव होंगे। अब हम कुछ कंपाउंड बनाते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करेंगे, विच कंटेन कायरल कार्बन, यानी एनएंशियोमर्स बनाते हैं। एनएंशियोमर्स के लिए जो हमारे पास एग्जांपल दी गई है वो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड दिया गया। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड बेटा आपको दिया गया है। अब इसको हम देखते हैं इनमें से कौन सा डेक्स्ट्रोरोटेटरी शो करेगा, कौन सा लीवो। तो यहाँ पे मैं पहले CH3 इसका एक आइसोमर बना देता हूँ। यहाँ पे बेटा मैंने क्या लिखा, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इसको मैं डॉटेड लाइन से लिख रहा हूँ, ये पीछे की तरफ है। ये जो OH है ये मेरी तरफ है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये C डबल बॉन्ड OH लिखा, ये C डबल बॉन्ड OH। अब बेटा ये आपके पास एक आइसोमर है जो कि ये एक कंपाउंड है, लैक्टिक एसिड है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड है। अगर मैं इसको एक लाइन में लिखूं तो ये CH3 होगा, ये CH है, यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है। तो आप इसे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड कहते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये राइट या लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा? तवज्जो से एक बात सुनना, ये हमें एक रूल दिया गया जिसे कहान इंगोल्ड प्रोलॉन्ग रूल कहते हैं। उस रूल के मुताबिक अगर कार्बन उस एटम के साथ जुड़ा हुआ हो जिसका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा है तो उसको पहला नंबर देना है।
देखो ये कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी कार्बन के साथ, यहाँ पे भी कार्बन, यानी ये दो कार्बन के साथ जुड़ा है, एक ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट है वो आपके पास 8 है, यानी इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। अगर एटॉमिक मास देखना चाहते हैं तो वो 16 है, तो इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसलिए आप इसे 1 नंबर दे रहे हैं। अब ये जो कार्बन है इधर भी कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, इधर भी कार्बन के साथ। अगर ये सेंट्रल कार्बन दो सेम एटमों के साथ जुड़ा हुआ हो तो फिर हम आगे चलते हैं कि आगे वाले का एटॉमिक वेट कितना है। इधर चलते हैं तो इसके बाद ऑक्सीजन है, इधर चलते हैं तो इधर हाइड्रोजन है। तो इस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट जो होता है हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए बेटा इसको आपने 2 नंबर देंगे। और यहाँ पे देखना चाहते हैं हाइड्रोजन, इसको 3 नंबर। ये पीछे की तरफ जाएगा तो ये इसको आपने 4 नंबर देना है। अब अगर ये आपके पास, इसे हम कहते हैं आर, रेक्टस कहलाता है, रेक्टस नोमेनक्लेचर, यानी ये राइट की तरफ आप रोटेट करेगा। तो अब अगर इसमें से लाइट को आप गुजारेंगे तो ये लाइट को बेटा क्या करेगा, राइट की तरफ रोटेट कर देगा। दैट इज ए डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसे आप कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये लाइट को इसने क्या किया, रोटेटरी, ये रोटेटरी आएगा, इसने लाइट को राइट की तरफ बेटा रोटेट कर दिया। तो इसको आप क्या कहेंगे, इसके आगे आपने पॉजिटिव लिखेंगे, पॉजिटिव लैक्टिक एसिड लिख देंगे, फिर भी आपको समझ आएगा कि ये वही चीज है, पॉजिटिव लैक्टिक एसिड है। या इसके आगे पॉजिटिव लिख के 2 हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड भी आप लिख सकते हैं। अब इसका आपने मिरर इमेज लीजिए, ये दरमियान में क्या करेंगे, एक आईना रखिए, ये आपके पास क्या होगा बेटा, मिरर होगा, आईना होगा। अब इसकी स्ट्रक्चर को जब आप ड्रा करेंगे तो ये CH3 होगा, ये वही कार्बन होगा। जब आप शीशे में देखेंगे तो पहले आपको ये वाला OH नजर आएगा, ये क्योंकि ये पीछे की तरफ हाइड्रोजन है इसलिए इधर नजर आएगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेटा आपके पास क्या होगा, इधर आ जाएगा। अब आप देखोगे कि ये लीवो है या डेक्स्ट्रो है, तो अब आपने कार्बन के साथ जो एटम डायरेक्टली अटैच है वो ऑक्सीजन है, इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे, इसको 3 देंगे, ये 4 नंबर वैसे ही आ रहा है। तो अब आपके पास ये ऐसे बनेगा, तो इसे हम कहेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये जो घूम रहा है बेटा इस कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसने रोटेट शुरू कर दिया है। तो इसे आपने लीवो रोटेटरी कहेंगे, लीवो रोटेटरी, रोटेटरी कहेंगे, ये लीवो रोटेटरी होगा। या बेटा इसी चीज को आपने कहना है कि ये नेगेटिव लिखेंगे इसके साथ, और ये नेगेटिव लैक्टिक एसिड कहलाएगा, नेगेटिव लैक्टिव एसिड, क्योंकि ये लीवो रोटेटरी कहलाएगा। अब हमारे पास ये फिक्स नहीं है कि अब आपने जो है आर और एस, ये आर कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी, इसे आपने एस कहेंगे। एस का मतलब होता है सिनिस्टर्ड, सिनिस्टर्ड का मतलब होता है लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा, वो राइट की तरफ रोटेट करेगा। लेकिन बेटा आर एस हमारे पास पक्की बात नहीं है, ये तो हमें सिर्फ पोलैरिमीटर बताता है कौन आपके पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी करेगा, कौन लीवो। लेकिन आपकी बुक में जो शामिल है उसमें आपने OH राइट की तरफ लिखेंगे, राइट की तरफ लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लेफ्ट की तरफ लिखेंगे तो आप इसको डेक्स्ट्रो कहेंगे। अगर OH को आपने लेफ्ट की तरफ लिख दिया, इसको राइट की तरफ लिख दिया, तो ये आपके पास क्या होगा, लीवो रोटेशन आ जाएगी, इसे लीवो रोटेटरी आपने कहना है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों एनेंशियोमर्स को उठाते हैं। ये दो एनेंशियोमर्स का सोल्यूशन पड़ा हुआ था, ये भी बेटा आपके पास क्या था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला था, पॉजिटिव वाला था। और ये वाला हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ये लीवो वाला पड़ा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, दोनों को उठाते हैं, एक नए डब्बे के अंदर, एक नए बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। हमने क्या किया, 50% इसका ले लिया, 50% इसका, 50% बेटा इसका, दोनों को लेके इसके अंदर आप डाल देते हैं। ये जो नई चीज आपके पास बनेगी दैट इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। इसको आपने क्या कह दिया, दैट इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। ये बेटा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज